सन 1739 के आरंभ में मुगल सरकार ने सिखों के विरुद्ध चौतरफा अभियान छेड़ रखा था। अधिकांश सिखों ने मैदान छोड़ दिया था। उन्होंने शिवालिक की पहाड़ियां, जंगल और रेतीले रेगिस्तानों जैसी जगहों पर शरण ले ली थी। हालांकि कभी कभी वे अपनी छुपी हुई जगहों से बाहर आ जाते थे और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते थे। आज हम बात करेंगे उन्हीं छुपे हुए दो ऐसे सिखों के बारे में जिन्होंने अत्याचारी का सिर उसी के शासित क्षेत्र में काटा और हजारों सैनिकों से बचकर जिंदा वापस आने में सफल रहे। दो ऐसे सिख जो निर्भय थे, जो निडर थे। अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बुद्धिजीवी पर। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। फारस के शाह ने 1739 के शुरुआती महीनों में पंजाब पर कब्जा कर लिया और दिल्ली को लूट लिया, और वापस जाते समय उन्होंने मैदानी इलाकों की गर्मी से बचने के लिए शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे उत्तर की ओर जाने वाला मार्ग अपनाया। इसी दौरान बहुत से सिख उन्हीं पहाड़ियों में छिपकर दिन गुजार रहे थे। सिखों ने लुटेरों को लूटने का फैसला लिया। सिखों ने सेना की पिछली इकाई को लूटने में सफलता प्राप्त की, जो कि एक बड़ी लूट साबित हुई। नादिर शाह को जब इस लूट का पता चला तो वह हैरान हुआ और लाहौर के गवर्नर जकरिया खान से पूछा कि मेरे को लूटने वाले लोग कौन थे। उत्तर में जकरिया खान ने बताया कि वे लोग फकीर हैं और एक समूह में रहते हैं, जो साल में 2 बार अपने पवित्र स्थान अमृतसर में अपने गुरु के तालाब में डुबकी लगाने जाते हैं और स्नान कर गायब हो जाते हैं। नादिर शाह ने पूछा कि वे रहते कहाँ हैं, तो जकरिया खान ने बताया कि घोड़े की काठी पर। नादिर शाह ने कहा कि खबरदार रहो, वरना वह दिन दूर नहीं जब वे तुम्हारे देश पर कब्जा कर लेंगे। नादिर शाह की इस टिप्पणी ने जकरिया खान को चिंता में डाल दिया। जकरिया खान ने सिखों के विरुद्ध अभियान तेज करने का संकल्प लिया। उसने सिखों को पकड़ने व मारने वाले को इनाम देने की अपनी पूर्ण नीति को दोबारा शुरू कर दिया। दोबारा सिखों की हत्या करी गई। इसी दौरान जकरिया खान ने अमृतसर के दरबार साहिब पर भी कब्जा कर लिया। शहर को सील कर दिया गया और शहर के मुख्य चौराहे, मुख्य द्वारों पर सैन्य चौकियों का पहरा बढ़ा दिया गया। इस कारण सिख अब अपने पवित्र तालाब में डुबकी लगाने नहीं आ सकते थे। जकरिया खान का मानना था, ना सिख डुबकी लगाने जाएंगे और ना आपस में मिलेंगे और ना ही कोई रणनीति बनाएंगे, जिसमें जकरिया खान कामयाब भी हो गया और सिखों की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। अब मंडारिया गांव के सैन्य कमांडर मस्सा रंगड़ को दरबार साहिब का प्रभारी बनाया गया। मस्सा रंगड़ वो शख्स था जिसने सिखों को पकड़ने व मारने में लगे चौधरियों में सबसे सक्रिय चौधरी होने का किरदार निभाया था। मस्सा रंगड़ ने हरमंदिर साहिब को अय्याशी के अड्डे में तब्दील कर दिया। नाचने वाली लड़कियां रखी गई, हर तरफ तंबाकू व शराब का सेवन होने लगा। मस्सा रंगड़ व उसके दोस्तों द्वारा हरमंदिर साहिब अब रोजाना ही लड़कियों को नचाना एवं शराब और तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों का सेवन किया जाने वाला स्थान बन गया। हालांकि इस प्रकार के कार्य के लिए हरमंदिर साहिब में पूर्ण रूप से अवैध माना गया है। यह खबर कि उनके पवित्र गुरुद्वारे को मस्सा रंगड़ द्वारा इस प्रकार इस्तेमाल किया जा रहा है कि इसकी दीवारों और फर्शों पर शराब और तंबाकू के दाग हैं, जल्द ही जयपुर में रहने वाले सिखों के एक समूह तक पहुंच गई। अमृतसर के पास एक गांव मिरालकोट के गुरु सिख भाई मेहताब सिंह यह चौंकाने वाली खबर सुनने वाले पहले लोगों में से एक थे। इस खबर से आश्चर्यचकित होकर उन्होंने उस व्यक्ति से सवाल किया जिसने अभी अभी यह बात उन्हें बताई थी। आपने पवित्र स्थान पर इस बारे में सुना है और फिर भी आप अभी तक जीवित हैं और दूसरों को यह खबर सुनाते फिरते हैं। आपने मस्से को उसी समय क्यों नहीं मार डाला? क्या इस बुराई को बदला लेने के लिए अमृतसर में कोई सिख नहीं बचा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, वहाँ कोई भी सिख नहीं है जिनके पास उन लोगों से अधिक सम्मान हो या ताकत हो जो अपनी जान बचाकर जयपुर जैसी जगह पर भाग गए हों। व्यक्ति का ताना बहादुर, मजबूत दिमाग और मजबूत शरीर वाले युवक भाई मेहताब सिंह को किसी घातक बिच्छू के डंक की तरह चुभा। वह तुरंत उठा और अपनी तलवार उठाई और कहा, मैं जाऊंगा और इस तलवार से मस्से का सिर काट कर यहाँ लाऊंगा। उसने अपने घोड़े पर काठी लगाई और जाने के लिए तैयार हो गया। एक अन्य सिख जिसने यह खबर सुनी, गांव मांडी काबो की के भाई सुखा सिंह, ने भी भाई मेहताब सिंह के साथ जाने की पेशकश की। वे अपने घोड़े पर सवार होकर अमृतसर की ओर चल पड़े। जब वह सन 1740 अगस्त में अमृतसर पहुंचे तो उन्होंने मुगल चौकियों को देखा, इसलिए उन्हें खुद को मोहम्मदी के रूप में छिपाने में कुछ समय लगा। उन्होंने टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों के गोल टुकड़े
को 2 थैलों में भर लिया। दोनों ने एक एक थैला अपने आगे घोड़ों पर रख लिया। अब वह हानि रहित मोहम्मद लंबरदारों की तरह दिखते थे, जो अपना भू राजस्व चुकाने आए हों। इस तरह अपना भेष बदलकर दोनों ही गुरुद्वारे के परिसर में प्रवेश कर गए। उन्होंने गार्डों से कहा, हम चौधरी को भू राजस्व का भुगतान करने आए हैं। उनकी युक्ति काम आई। उन्होंने अपने घोड़े को गुरुद्वारे के बाहर एक बेर के पेड़ से बांध दिया। जिस बेर के पेड़ से घोड़े बांधे गए, वो बेर का पेड़ आज भी मौजूद है। और भुगतान के अपने बोरे लेकर उस कमरे में प्रवेश कर गए जहां मस्सा रंगड़ एक खाट पर बैठा हुक्का पी रहा था। उस समय भी मस्सा रंगड़ शराब के नशे में लड़कियों का नाच देख रहा था। इस दृश्य को देख दोनों ही सिखों का खून खौल उठा। भाई सुक्खा सिंह दरवाजे पर निगरानी करने लगे और भाई मेहताब सिंह बिजली की भांति मस्सा रंगड़ पर टूट पड़े और तलवार के एक ही वार से मत्स्य रंगड़ का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह के हुए हमले को देखकर मस्सा रंगड़ के साथी भयभीत हो गए और इधर उधर भागने लगे। मस्सा के साथी कुछ सोच पाते उससे पहले ही भाई मेहताब सिंह और भाई सुक्खा सिंह वहां से भागने में सफल हो गए और अपने साथ मत्स्य का सिर भी ले गए। दोनों सिख अमृतसर से चल सीधा हनुमानगढ़ आके रुके। जिस स्थान पर वे रुके वहां आज भी एक गुरुद्वारा बना हुआ है। उस गुरुद्वारे का नाम इन्हीं 2 सिखों के नाम पर रखा गया है, गुरुद्वारा सुक्खा सिंह मेहताब सिंह, जो आज भी स्थित है। हनुमानगढ़ से चल ये दोनों सिख गंगानगर जिले के एक स्थान बुड्ढा जोहड़ जा पहुंचे। बुड्ढा जोहड़, जहां इन 2 सिखों ने मत्स्य रंगड़ का सर अपने भाले पर टांग विश्राम किया।